विक्रम को दिल में चाकू लगा और वो बेहोश हो गया था। वहां पर खून ही खून था, मयूरी के हाथ भी खून से सन गए थे। लेकिन सिद्धार्थ ने निया को बुला लिया था ताकि वो विक्रम का ख्याल रखे, और क्या पता निया के प्यार से वो अपनी आंखें भी खोल ले। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 35 में जिद्दी बिलियनियर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसने देखा, वहीं गहरी नींद में डूबे विक्रम को अचानक अपनी बेजान दुनिया किसी रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह आवाज इतनी मधुर थी कि उसका दिल पिघलने लगा। उसने अपनी भारी पलकें खोल ली। उसने देखा कि बगल में निया किसी सफेद नन्हे चूहे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। यह देखकर विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसने दर्द की परवाह किए बिना करवट ली और उस पर कंबल उड़ा दिया। उनकी नाकें एक दूसरे को छू रही थी। निया की मीठी खुशबू ने उसे मदहोश कर दिया। तभी निया ने नींद में ठंड लगी और वो विक्रम की बाहों में घुस गई। विक्रम ने उसके गाल पर लुढ़के हुए कड़वे आंसू को चूमा। फिर उसने हिम्मत करके उसके नरम होठों को छू लिया। यह एक्सपीरियंस किसी मीठे हलवे जैसा था। तब इनिया ने सपने में लगा कि वो किसी भारी पत्थर से नीचे दब गई। उसने बड़बड़ा कर कहा, विक्रम विक्रम मुझे बचाओ। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर विक्रम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने उसने छोड़ दिया और प्यार में उसके बाल सहलाने लगा। वहीं मयूरी जो दरवाजे पर शीशे से देख रही थी, वो खुशी से रो पड़ी। मयूरी ने सिद्धार्थ को बताया। वो जाग गया सिद्धार्थ। इसके बाद नितेश ने जांच के बाद पुष्टि की कि विक्रम खतरे से बाहर है। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर नितेश ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, सिद्धार्थ अब तुम्हारी बारी है। चलो उस कीड़े को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी डर गई। उसने घबरा कर पूछा, डॉक्टर नितेश, क्या इसमें कोई खतरा तो नहीं? आगे से नितेश ने आश्वस्त करके कहा, नहीं, सुरभि के हिप्नोटाइज की मदद से हम उस निशांत की कैद से रेस्क्यू की गई बूढ़े चाचा के शरीर से मादा कीड़े को निकाल देंगे और उसके मरते ही सिद्धार्थ मुक्त हो जाएगा। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ का हाथ कसकर पकड़कर कहा, मैं ऑपरेशन रूम के बाहर ही रहूंगी। ऑपरेशन रूम के बाहर सुरभि और नितेश के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। हिमालय की एक युवती नितेश को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नितेश ने उसे ठुकराने के लिए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ है। उसकी बात सुनकर सुरभि का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। वहीं बाहर गलियारे में अभिराज और वंशिका भी आ गए थे। अभिराज अभी भी फाइट की धूल और पसीने से सना था, जबकि वंशिका काले कपड़ों में बड़ी आकर्षक लग रही थी। मयूरी ने उनको पूरी कंडीशन के बारे में बताकर कहा, विक्रम जाग गया है, अब कमरों की प्रॉब्लम है। हमारे पास सिर्फ 4 कमरे हैं। ये कहकर मयूरी ने चालाकी से सुझाव देकर कहा, विक्रम और निया एक साथ हैं, नितेश भाई और सुरभि दीदी एक साथ। बाकी 2 कमरों में सिद्धार्थ और मैं एक में और दूसरे में। तभी वंशिका ने अभिराज को घूर कर पूछा, मैं दूसरे भाई के साथ रह लूंगी। लेकिन उसकी बात सुनकर अभिराज ने चिढ़कर कहा, बिल्कुल नहीं। तभी वंशिका ने आदमी खाना लेकर आए काले रंग के अजीब बिस्कुट। वंशिका ने खाने से मना कर दिया, तो मयूरी ने भी बिस्कुट अभिराज को देकर कहा, छोटे भाई चक्कर देखो। अभिराज ने बिना सोचे बिस्किट खा लिया। अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया, नसें तन गई। बिस्कुट बड़ा तीखा था, अभिराज को मिर्च से नफरत थी। वंशिका जोर से हंस पड़ी। उसने हंसकर कहा, जनरल अभिराज को एक बिस्कुट ने हरा दिया। उसको ऐसे हंसता देखकर अभिराज का मूड खराब हो गया। लेकिन तभी उसने देखा कि वंशिका हंसकर बड़ी खूबसूरत लग रही है। उसने बचा हुआ बिस्कुट अपने सबऑर्डिनेट की तरफ फेंका। बिजली की स्पीड से वंशिका के पास पहुंचा। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वंशिका का जबड़ा पकड़ा अभिराज ने और अपने जलते हुए होठों से उसे चूम लिया। ये देखकर मयूरी की आंखें फटी रह गई। उसने मन ही मन में कहा, इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे में तो हिम्मत बहुत है। वहीं वंशिका सन रह गई। ये चुंबन नहीं, हमला था। अभिराज का पसीना, उसका पौरुष और तीखापन सब कुछ उसे निगल रहा था। उसने घबराकर उसे धक्का देकर कहा, पागल हो क्या? वंशिका हाफने लगी। अभिराज ने अपने होठों को पोंछा और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब हंसो, मिर्च का टेस्ट कैसा लगा तुम्हें? इसके बाद अभिराज ने पहले कदम उठाया। उसका खुरदरा हाथ वंशिका के चेहरे पर आया। उसने शैतान की तरह मुस्कुराकर कहा, छोटी लड़की, तुम्हारे होठ इतने छोटे क्यों हैं? मेरा पेट नहीं भरा। वहीं वंशिका की आंखों में आग थी। उसने पूरी ताकत से उसकी छाती पर लात मारकर गुस्से में कहा, जाओ यहां से, मरो। आगे से अभिराज आज्ञाकारी बच्चे की तरह पीछे हट गया, लेकिन उसकी शरारत कम नहीं हुई। उसने अपने होठ चाट कर कहा, सचमुच तुम्हारे होठ किसी पेस्ट्री जैसे मीठे हैं। उसकी बात सुनकर वंशिका शर्म और गुस्से से जल उठी। वो पवित्र थी और इस लुटेरे ने उसे ऐसे छुआ जैसे वो उसकी जागीर हो।
वो लड़ने के लिए आगे बढ़ी। तभी मयूरी बीच में आ गई। उसे पता था कि गलती उसके देवर की है, लेकिन खून के रिश्ते की बात अलग होती है। मयूरी ने शांति से कहा, मिस बजाज, ये हॉस्पिटल है, मरीजों को डराइए मत। उसकी बात सुनकर वंशिका ने चारों तरफ देखा। डॉक्टर और मरीज उन्हें घूर रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, वापस बेंच पर बैठ गई। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, अभिराज, मेरा हिसाब अभी बाकी है। आगे से अभिराज ने बोहें चढ़ाकर कहा, मैं इंतजार करूंगा। इसके बाद वहां का माहौल शांत हुआ। रात गहरी हो गई थी। थकान मयूरी पर हावी हो गई थी। उसका सिर अनजाने में बगल में बैठी वंशिका के कंधे पर लुढ़क गया। वंशिका भी नींद में लड़ रही थी और उसका सिर दूसरी तरफ बैठे अभिराज के मजबूत कंधे पर जा गिरा। वहीं अभिराज जाग रहा था। उसने अपने लंबे पैर फैलाए और कंधे पर सो रही दुश्मन को देखा। नींद में वंशिका का गुस्सा गायब था। उसके होठ मासूमियत से खुले थे। ये देखकर अभिराज मुस्कुराया। ये पहली महिला थी जिसने उसमें दिलचस्पी जगाई थी। इसके 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। सिद्धार्थ बाहर आया, काली कमीज और पतलून में, थका हुआ लेकिन शांत। उसकी नजरें सीधे मयूरी पर गई। वो धीरे आगे बढ़ा और उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तभी अभिराज ने उससे पूछा, बड़े भाई, क्या सब ठीक है? आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कीड़ा खत्म हो गया। फिर उसने अभिराज के कंधे पर सो रही वंशिका की ओर इशारा करके कहा, तुम एक औरत को नहीं संभाल सकते? ये कहकर वो मयूरी को लेकर चला गया। कमरे में पहुंचकर सिद्धार्थ ने मयूरी को बिस्तर पर लेटाया। तभी मयूरी की आंखें खुली। उसने होश में आते ही सिद्धार्थ से पूछा, क्या ऑपरेशन हो गया? आगे से सिद्धार्थ ने उसे आश्वस्त करके कहा, हाँ, अब सब ठीक है। उसकी बात सुनने के बाद मयूरी फिर से सो गई। सिद्धार्थ ने गर्म तौलिए से उसका चेहरा और हाथ पोंछे। जब उसने उसे बदलने की कोशिश की तो नींद में वो भी शर्मा गई। ये देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसके बगल में लेट गया। उसने मयूरी को बाहों में लिया और चूमना शुरू किया, जिससे मयूरी की नींद टूट गई। उसने शिकायत करके कहा, सोने दो ना। सिद्धार्थ ने उसके माथे को चूम कर कहा, बस एक किस, गुड नाइट हनी। वहीं उधर नितेश और सुरभि ऑपरेशन रूम से बाहर निकले। उन्हें बताया गया कि अब उन्हें एक ही कमरे में रहना है, जिसके बारे में सुनते ही सुरभि का दिल धक से रह गया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। नितेश मेज पर बैठकर काम करने लगा। उसने बिना देखे कहा, तुम जाकर नहा लो, आराम से सो जाओ। उसकी बात सुनते ही सुरभि बाथरूम गई, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास नाइट वियर नहीं है। उसने दरवाजे की दरार से कहा, नितेश, मेरे पास नाइट वियर नहीं है। आगे से नितेश ने अपनी एक सफेद शर्ट लेकर आया। सुरभि ने हाथ बढ़ाया, लेकिन नितेश ने शर्ट नहीं छोड़ी। जब उसने शर्ट नहीं छोड़ी तो सुरभि ने पूछा, क्या हुआ? तभी नितेश ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ असहज हो? उसकी बात सुनकर सुरभि का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्ट खींच ली। नहाने के बाद सुरभि बाथरूम से निकली। सुरभि नितेश की बड़ी शर्ट में बड़ी आकर्षक लग रही थी। शर्ट उसके घुटनों तक थी और उसकी लंबी टांगें दिख रही थी, जिसकी वजह से नितेश काम नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान भी भटक रहा था। तभी सुरभि ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बनाते समय उसे एहसास हुआ कि नितेश उसे ही देख रहा है। कुछ देर बाद वो चाय लेकर नितेश के पास आई और उसने कहा, लो पी लो। वहीं आगे से नितेश ने धीरे से कहा, मुझे चाय नहीं लगी, मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज भारी थी। उसकी बात सुनकर सुरभि ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहते हुए सुरभि मुड़ी, लेकिन नितेश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया। आगे से सुरभि ने संघर्ष करके कहा, नितेश, छोड़ो ना। लेकिन नितेश ने उसको और जोर से पकड़कर कहा, औरतों को बुरे लड़के पसंद होते हैं, है ना? ये कहते हुए नितेश ने उसकी गर्दन पर हल्का सा काटा। आगे से सुरभि ने उसे मुक्कों से मारा, लेकिन नितेश ने उसे चूमकर शांत करवा दिया। ये एक लंबा गहरा चुंबन था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई, डॉक्टर मारवा। ये हिलाना की छोटी लड़की थी। वही आवाज सुनते ही सुरभि होश में आई। उसने नितेश को धक्का देकर कहा, दरवाजा खोलो। नितेश ने पूछा, इस हालात में क्या तुम चाहती हो कि वो हमें ऐसे देखे? उसकी बात सुनकर सुरभि का चेहरा तमतमा गया। नितेश ने उसे और कसकर पकड़ लिया और तभी बाहर लड़की के रोने की आवाज आई। वो भाग गई। सुरभि ने कहा, तुम बहुत क्रूर हो, वो बच्ची थी। लेकिन आगे से नितेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो। यह कहकर उसने उसे बाहों में उठाकर बिस्तर की ओर ले चल पड़ा। सुरभि ने विरोध करके कहा, नितेश, आधी रात है, सो जाओ। तभी नितेश ने उसे बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, चूंकि आधी रात है इसलिए मैं जल्दी करूंगा। उसकी यह बात सुनकर सुरभि हंस पड़ी। ये बात किसी मर्द के लिए सबसे बड़ा अपमान हो सकता है, लेकिन इस पल में ये एक मीठा प्रोमिस था। ये सब सोचकर वो मुस्कुरा रही थी।
नितेश ने सुरभि को छेड़कर कहा, क्या सोच रही हो? बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही हो। आगे से सुरभि ने कंबल में मुंह छिपा कर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी बात सुनकर नितेश मुस्कुराया और उसने अपनी बाहों में दबा कर कहा, तो अब ध्यान इधर लगाओ। वहीं उधर जब निया की आंखें खुली तो उसके सामने विक्रांत का शांत चेहरा था। कल रात की यादें बिजली की तरह कौंध गई। उसने विक्रम के साथ रात बिताई थी। इसके बारे में सोचकर निया शर्म से लाल हो गई और बिस्तर से कूद गई। विक्रम अभी भी सो रहा था। ये देखकर निया डर गई। उसने मन ही मन में सोचा, क्या ये कोमा में है? निया ने उसे हिलाकर कहा, विक्रम उठो ना, मुझे डराओ मत, प्लीज जाग जाओ। और वो रोने लगी। तभी एक कमजोर आवाज आई, इतना शोर मत करो, मुझे चक्कर आ रहा है। विक्रम जाग गया था। उसको होश में आता देखकर रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम जाग गए, तुम्हें बुखार है क्या? ये कहते हुए उसने उसका माथा चुमा और डॉक्टर को बुलाने भागी। डॉक्टर ने आकर बताया कि विक्रम को पहले दवा दी जा चुकी है। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जाते जाते विक्रम से कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्यारी है दोस्त। उसकी बात सुनकर निया शर्मा गई। उसने डॉक्टर की दी हुई गोली उठाई और विक्रम के पास आकर कहा, लो दवा ले लो। लेकिन आगे से विक्रम ने मुंह फेर लिया। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। आगे से निया ने जिद करके कहा, तुम्हें खानी पड़ेगी विक्रम। लेकिन फिर भी विक्रम नहीं माना। तभी निया ने एक तरकीब सोची। उसने दवा अपने मुंह में रखी, पानी पिया और विक्रम के होठों पर झुक गई। विक्रम सन रह गया। निया ने उसे चूमते हुए दवा उसके मुंह में डाल दी और उसके गले में सहलाकर उसे निगलने पर मजबूर कर दिया। उसकी इस हरकत से विक्रम की आंखें फटी रह गई। कड़वी दवा के साथ निया की मिठास उसके अंदर घुल गई थी। तभी इसके बाद रिया ने विक्रम ने उसके बाल गाल देखे और वो बोला, तुम रो रही हो? आगे से निया ने सिसक कर कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैंने दिल्ली में तुम्हें दूसरी लड़की के साथ देखा था। उसको ऐसे खुद के लिए रोता देखकर विक्रम का दिल पसीज गया। उसे दर्द नहीं होता था, लेकिन निया के आंसू उसे दर्द दे रहे थे। उसने निया को अपने पास खींचा और उसे चूम लिया। इस बार कोई दवा नहीं थी, सिर्फ प्यार था। वहीं निया कांप उठी। यह उसका पहला असली किस था। विक्रम का स्पर्श अनाड़ी था और लेकिन उसमें एक जंगली जुनून था। तभी दवा के असर से विक्रम को ठंड लगने लगी। निया ने उसे कंबलों से ढक लिया, लेकिन वो कांपता रहा। कोई और रास्ता न देखकर निया ने अपनी ड्रेस उतारी और सिर्फ कंबल में घुस गई। जब विक्रम की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहों में कुछ कोमल और सुगंधित है। निया उसके सीने से चिपकी थी। विक्रम का शरीर तना हुआ था। वो हिला तो निया जाग गई। तभी निया ने पूछा, बुखार उतरा क्या? विक्रम ने कहा, हाँ, लेकिन उसे उसने छोड़ा नहीं। वहीं निया की स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। तभी उसने कहा, मुझे जाने दो। विक्रम ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अचानक झटके का उसका खिंचाव चला गया। वो कराह उठा, जिससे निया घबरा गई और उसने घबरा कर कहा, विक्रम हिलो मत, मैं डॉक्टर को। लेकिन विक्रम ने उसे रोक कर कहा, मत जाओ। तभी निया ने अपनी हालात देखकर कहा, लेकिन मैं इस हालात में डॉक्टर को कैसे बुलाऊं? विक्रम उसे घूर रहा था। उसकी निगाहें एक भूखे भेड़िए के जैसी थी। तभी निया ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर कहा, ऐसे मत देखो। तभी निया ने हिम्मत करके उससे पूछा, विक्रम, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर नहीं तो मैं चली जाऊंगी, मैं थक गई हूं एक तरफा प्यार से। लेकिन आगे से विक्रम चुप रहा, जिससे निया का दिल टूट गया। वो उठने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे पीछे से जकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे के जैसी मजबूत थी। तभी निया ने संघर्ष करके कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन विक्रम ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। उसकी सांसें भारी थी, शरीर तप रहा था। वो उसे जाने नहीं दे सकता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम, निया। यह मयूरी की आवाज थी। उसको सुनते ही निया सन रह गई। उसने मन ही मन में कहा, मयूरी बाहर है। अगर उसने हमें इस हालात में देख लिया तो? यह सोचते हुए शर्मिंदगी से उसकी आंखें भर आई। विक्रम ने देखा कि निया की आंखें अब में अब प्यार नहीं बल्कि डर और शर्म है। उसे बुरा लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर उसकी आंखों पर रख दिया, ताकि वो उसके भाव न देख सके। वहीं दरवाजे पर दस्तक जारी थी, लेकिन विक्रम ने परवाह नहीं की। उसने निया का चेहरा अपनी ओर घुमाया और मयूरी की मौजूदगी को इग्नोर करते हुए उसे एक डीप और ऑफिशियल किस दे दिया। हॉस्पिटल के उस वार्ड में हवा भारी हो गई थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो नियमों को नहीं मानता था। निया के लिए क्या वो था, और ये एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर से वो डरती थी। जब तक वो कहता कि वो उसे पसंद करता है, तब तक सब ठीक था, भले ही वो झूठ ही क्यों न हो। वो बिना किसी शिकायत के खुद को उसे सौंपने को तैयार थी, लेकिन वो कहने को तैयार नहीं था। इसके बजाय वो जबरदस्ती अपना रास्ता बनाने में विश्वास रखता था। शायद उसे केवल एक विकसित औजार की इस्तेमाल कर रहा था। निया रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज घुट रही थी।
उसे डर था कि बाहर खड़ी मयूरी सुन लेगी। उसने अपने हाथों से अपने होठों को ढक रखा था, सिर्फ अपनी नाक से सिस रही थी। युवक ने उसे चूमने में जल्दबाजी दिखाई, जिससे निया को पीड़ा का एहसास हुआ और उसने दांत भींच लिए और बेतरतीबी ढंग से उसका जवाब दिया। तभी दरवाजे के बाहर मयूरी ने दोबारा दस्तक देकर कहा, विक्रम, निया, हम आज दिल्ली वापस जा रहे हैं। निया को अभी विक्रम के साथ रुकना चाहिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब न पाकर मयूरी चिंतित हो गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा, एक विशाल हथेली ने उसके हाथ को रोक लिया। मयूरी ने हैरान होकर देखा, सिद्धार्थ वहां खड़ा था। सफेद टी शर्ट और काली पतलून में वो किसी पेंटिंग के राजकुमार जैसा लग रहा था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर मना किया, तभी मयूरी को अंदर की हल्की चरमराहट की आवाज सुनाई दी। एक माँ होने के नाते वो समझ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वार्ड के अंदर विक्रम ने निया का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और चेहरा भी अपने हाथों में थाम लिया। उसकी कामुक और कर्कश आवाज निया के गालों से टकराई। उसने कड़क आवाज में कहा, अपना मुंह खोलो। निया ने कहा, बदमाश। आगे से विक्रम मुस्कुराया। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने ही मुझे बदमाश बनाना सिखाया है। इससे पहले कि वो निया कुछ कह पाती, उसने उसे चुपचाप अनुमति दे दी। इसके बाद जब मयूरी और सिद्धार्थ की कदमों की आहट दूर हो गई, तब विक्रम रुका। निया ने छत की तरफ देखकर आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? विक्रम ने अपना चेहरा उसके गर्दन में छिपाकर हंसकर कहा, तुम खुद मेरे दरवाजे पर आई हो। अगर मैं इसे स्वीकार न करूं तो यह सरासर व्यर्थ होगा। उसकी बात सुनकर निया का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। वो बिस्तर से उठी, वॉशरूम गई और खुद को साफ किया। जब वह बाहर निकली तो विक्रम बिस्तर के सिरहाने टिका हुआ था। वो अपने शर्ट के बटन खुले थे और बोरा आकर्षक लग रहा था। वो उसके पास आई, बिना किसी चेतावनी के चटाक एक जोरदार थप्पड़ विक्रम के गाल पर पड़ा। निया ने रोकर कहा, विक्रम, फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे बड़े भाई ईशान से शादी कर लूंगी। क्या तुम यही नहीं चाहते थे? फ्यूचर में मैं तुम्हारी सबसे बड़ी भाभी बनूंगी। उसकी आंखों में नफरत थी। उसकी ये बात सुनकर विक्रम की आंखें नहीं खुली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने रूखेपन से कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने परिवार के घर वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर रिया की रही सही उम्मीद भी टूट गई। उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। उसने कड़वाहट से हंसकर कहा, तुम्हें पता है तुम कितने घिनौने हो। तुम मुझे अपनी भाभी बनाना चाहते हो, लेकिन तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ये कहते हुए निया वहां से भाग गई। दरवाजा बंद हो गया और विक्रम उदास कमरे में अकेला रह गया। काफी देर तक सन्नाटे के बाद उसने अपना फोन निकाला और मयूरी को कॉल किया। कुछ देर से मयूरी ने फोन उठाया और बोली, हेलो विक्रम। इधर से विक्रम ने शांत स्वर में कहा, भाभी, मैंने आज उसे नाराज कर दिया। वो दिल्ली वापस जा रही है। उसका ख्याल रखना। विक्रम की आवाज टूट गई थी। उसकी बात सुनते ही मयूरी सब समझ गई। उसने विक्रम को समझाने की कोशिश करके कहा, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ? उसे मनाओ, फूल दो। लेकिन विक्रम ने उसकी बात को बीच में ही कहा, भाभी, मैं जा रहा हूँ। मैं उस जगह जा रहा हूँ जो मेरी है। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी जिंदगी कितनी दुखी है। बाय। ये कहकर उसने फोन काट दिया, जिससे मयूरी घबरा गई। उसने घबरा कर सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, विक्रम कह रहा है वो जा रहा है। कहीं वो वापस पहाड़ों में तो नहीं चला जाएगा? वहीं सिद्धार्थ शांति से गाड़ी चला रहा था। उसने मयूरी के बालों को सहलाकर कहा, निया के लिए मैंने प्लेन का इंतजाम कर दिया है। जहां तक बात विक्रम की है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। जब कोई घायल होता है तो उसे समय चाहिए होता है, किसी की जांच पड़ताल नहीं। मयूरी ने भी चुपचाप उसकी बातें मान ली। सीट पर पीछे झुक गई। वहीं सिद्धार्थ ने कनखियों से अपनी वाइफ को देखा और मुस्कुराया। मयूरी गाड़ी में ही सो गई थी। जब मयूरी की आंख खुली तो शाम ढल रही थी। उसने सिद्धार्थ से पूछा, हम कहाँ हैं?" सिद्धार्थ ने कहा, हम घर पहुंच गए हैं। मयूरी ने देखा कि वो टी पेवेलियन विला पहुंच गए थे। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं माँ के घर जाना चाहती हूँ। वहां नन्ना आरुष मेरा इंतजार कर रहा है। सिद्धार्थ ने कहा, ओह, मैं बताना भूल गया था। मैं पहले ही आरुष को यहाँ ले आया। मेरा बेटा फ्यूचर में हमारे साथ रहेगा। उसकी बात सुनकर मयूरी गाड़ी से उतरी और उसने गुस्से में कहा, तुम बहुत दबंग हो। उसको यहाँ लेकर आने की इजाजत तुम्हें किसने दी? सिद्धार्थ ने उसे बाहों में भर लिया। उसके कान में फुसफुसा कर कहा, मैं तुम लोगों को चाहता हूं या नहीं, यह तुम अपने दिल में जानती हो।
वो लगभग उसे खींचते हुए विला के अंदर ले गया। अंदर का नजारा देखकर मयूरी हैरान रह गई। दोनों परिवारों के माता पिता मौजूद थे, हेमराज, सारिका, धर्मपाल और चंचल। सभी के चेहरों पर मुस्कान भी थी। सारिका ने आगे बढ़कर मयूरी को गले लगाकर कहा, मयूरी, तुमने बहुत कष्ट सहे। सिद्धार्थ ने हमें सब बताया। ये गुलारिया परिवार का सौभाग्य है कि तुम हमारी बहू हो। माहौल भावुक हो गया। पुरानी कड़वाहटें आंसुओं में बह गई। तभी एक नन्ही आवाज गूंजी, मम्मा मम्मा मम्मा। आवाज सुनते ही मयूरी मुड़ी और दंग रह गई। नन्हा अरुष अपने नन्हे पैरों पर लड़खड़ाकर उसी की तरफ आ रहा था। मयूरी ने दौड़कर अपने बेटे को गले लगाकर कहा, मेरे बच्चे, तुमने चलने सीख लिया। पीछे से सारिका ने हंसकर कहा, यह बिल्कुल सिद्धार्थ जैसा है, मजबूत और जिद्दी। तभी सिद्धार्थ ने झुककर अपने बेटे को गोद में उठा लिया। रात के खाने पर सारिका ने सुझाव देकर कहा, सिद्धार्थ और मयूरी को अब साथ रहना है, तो आरुष की देखभाल हम दादा नानी मिलकर कर लेंगे। आगे से सिद्धार्थ ने खाना खाकर शांति से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं आरुष का खुद ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुनकर पूरा टेबल सन रह गया। मयूरी ने अविश्वास में उसे देखा। उसने मन ही मन में सोचा, सिद्धार्थ और बच्चे की देखभाल। तभी उसके पिता ने पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपनी चॉपस्टिक से टोफू का एक टुकड़ा उठाया और आरुष के मुंह में ठूंस दिया। उसे खाना नहीं चाहता था। सिद्धार्थ ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। वहीं आरुष ने बेबस होकर टोफू बाहर निकल दिया। तभी चंचल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मयूरी अब अपनी सेहत पर ध्यान रखे। हमें गुलेरिया परिवार के लिए अब और बच्चे चाहिए। चंचल की बात पूरी होते ही सारिका ने उम्मीद से पूछा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अपनी सास की बात सुनते ही मयूरी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने शर्मा कर कहा, नहीं माँ, मैं नहीं हूं। आगे से सारिका ने हंसकर मयूरी को सूप परोस कर कहा, कोई बात नहीं, फ्यूचर में तो होगी ही। यह इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ अमीर है, वो 3-4 बच्चों का खर्च उठा सकता है। तभी मयूरी ने मेज के नीचे सिद्धार्थ के पैर पर जोर से लात मारी। सिद्धार्थ हिला तक नहीं, बस एक धीमी शरारती मुस्कान उसके होठों पर खिल गई। रात के खाने के बाद जब विदाई का समय आया, मयूरी ने अपनी माँ के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट कर कहा, मयूरी, बचपना छोड़ो, सिद्धार्थ तुम्हें इतना प्यार करता है। अब तुम्हें अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ घर में रहना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनने के बाद मयूरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो जीत की मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अंततः प्यार और परिवार की नई शुरुआत में सब कुछ ठीक होने वाला था। मयूरी को पता था कि उसकी माँ चंचल उसकी आलोचना करेगी, फिर भी अतीत की कसक उसके दिल में चुभ रही थी। उसने अपने गुलाबी होठों को सिकोड़कर दुखी होकर कहा, उन्होंने मुझे लाड प्यार नहीं किया पहले जब मैं इंग्लैंड में थी। लेकिन वो बोलते बोलते चुप हो गई। वो अपनी माँ के सामने सिद्धार्थ की बुराई नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस अकेलेपन को भुला पाना मुश्किल था। जिस महीने में उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उस समय वहां सिद्धार्थ था ही नहीं। वहीं उसकी बात सुनकर चंचल चौंक गई। उसने अपनी बेटे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और कहा, मयूरी, क्या सिद्धार्थ ने तुम्हें नहीं बताया? वहीं मयूरी उलझन में थी। उसने चौंक कर पूछा, क्या? चंचल ने अपने बेटे का छोटा हाथ थाम कर कहा, मयूरी, जब तुम सर्जरी के लिए इंग्लैंड गई थी, तो सिद्धार्थ पूरे महीने तुम्हारे साथ रहा था। उसकी बात सुनकर मयूरी स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग शून्य हो गया। उसने हैरान होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तभी चंचल ने आगे कहा, मयूरी, क्या तुम्हें अभी भी वो मेडिकल केयर टेकर याद है, जो हर दिन तुम्हारे साथ आता था? उसकी बात सुनकर मयूरी को याद आया। वो कैसे भूल सकती थी? वो व्यक्ति जो उसे प्रतिदिन खाना खिलाता था, उसके होठों को पोंछता था, और जिसने उस अंधेरे दौर में उसे एक मूक गर्माहट दी थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर चंचल से पूछा, वो मेडिकल केयरटेकर, क्या वो केयरटेकर सिद्धार्थ था? मयूरी की आवाज कांप उठी। आगे से चंचल ने आह भरकर कहा, माँ भी सिद्धार्थ के प्रेम को महसूस कर सकती है। जिस दिन तुम ऑपरेशन थिएटर में गई थी, सिद्धार्थ भी वहीं था। वो तुम्हें छूना चाहता था, लेकिन डरता था। जाहिर है वो तुमसे प्यार नहीं कर सकता था। फिर भी तुम्हारे लिए उसके दिल में बहुत गहरी भावनाएं थी। मयूरी, तुम्हें अपनी खुशियों का आनंद लेना चाहिए, बेवजह गुस्सा मत करो। सच्चाई जानकर मयूरी का दिल पिघल गया। वो बुरा इंसान, उसने कभी सच क्यों नहीं बताया? इसके बाद अपने माता पिता को विदा करने के बाद मयूरी बेडरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बिस्तर पर लेटे उस आदमी पर पड़ी। सिद्धार्थ ने सफेद कमीज पहनी थी, जिसके बटन खुले थे। आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी। नन्हा अरुष अपने पिता के ऊपर बैठा खेल रहा था। मयूरी दबे पांव अंदर गई। अरुष अपनी नन्ही उंगलियों से सिद्धार्थ को दाढ़ी में सहला रहा था और बड़बड़ा रहा था। वहीं सिद्धार्थ ने आलस से आंखें खोली। अपने बेटे के हाथ को चूमकर हंसकर कहा, छोटे आरुष, ये मेरी दाढ़ी है। लेकिन नन्हा आरुष समझ नहीं पाया कि उसके पास ये क्यों नहीं है। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा,
क्योंकि पापा एक आदमी है, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये नहीं आएगी। सिद्धार्थ की नजर मयूरी पर पड़ी। वो हल्के पर्पल कलर के ड्रेस में किसी नाजुक गुड़िया जैसी लग रही थी। उसने अपनी बाहें उठाकर कहा, तुम यहाँ क्यों जमी हो? जाओ नहा लो। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बिस्तर के पास गई और अपने बेटों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाकर बोली, मैं अरुष को नहलाने लेकर जा रही हूँ। आगे से सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मेरे साथ नहाएगा। उसके बाद सुनकर मयूरी ने अविश्वास में कहा, क्या तुम सच में नन्हे अरुष को अकेले पालने की प्लान कर रहे हो? लेकिन तुम तो कंपनी में बिजी रहते हो, फिर ये सब कैसे करोगे? तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ खींचकर उसने अपने करीब लिया। उसकी मर्दाना खुशबू मयूरी को मदहोश करने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मेरा तो एक ही बेटा है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे से मयूरी ने उसे दूर धकेलने की कोशिश करके कहा, सिद्धार्थ मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हें इतना चिढ़ कैसे ले सकते हो? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अगर तुमने मुझे एक बार फिर से मेरे नाम से पुकारा और मुझे चिढ़ाने वाला कहा। अगले ही पल मयूरी उसकी बाहों में कैद थी। सिद्धार्थ ने उसके होठों को चूम लिया और मयूरी पिघल गई। लेकिन तभी उनके बीच नन्हे आरुष ने भी पापा की नकल करके मम्मी को चूमने की कोशिश की। तीनों खिलखिला उठे। सिद्धार्थ ने मयूरी के माथे को चूमा और मजाक करके कहा, तुम्हारी आवाज बिल्ली के जैसी है, मुझे डर है कि ज्यादा लाड प्यार ने हमारा बेटा बिगड़ न जाए। मयूर ने उसके सीने पर हल्का मुक्का मारकर कहा, क्या तुम एक पापा के रूप में 100% परफेक्ट हो? जब तुम छोटे थे गिर जाते थे तो तुम्हें सिर्फ रोना आता था। आगे से सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है, मैं कभी गिरा ही नहीं था। इसी के साथ माहौल शांत हो गया। मयूरी ने गंभीर होकर पूछा, जब मैं सर्जरी के लिए इंग्लैंड गई थी तब तुम मेरे साथ थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी बात सुनकर आगे से सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब आप ऑपरेशन थिएटर में गए थे तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे माफ करना हनी। उसकी माफी ने मयूरी की आंखों में आंसू ला दिए। वो सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि उसे लगता था कि वो माफी के लायक नहीं है। मयूरी ने उसके होठों को छूकर कहा, ना समझ औरतें आसानी से मान जाती है, बस तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने अपना चेहरा उसके करीब लेकर आया और बोला, मेरी वाइफी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये शब्द मयूरी के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। वे फिर से एक दूसरे में खो गए, लेकिन तभी मयूरी को होश आया। उसने मुस्कुराकर आरुष की तरफ देखकर कहा, सिद्धार्थ, आरुष यही है। आगे से सिद्धार्थ ने भारी आवाज में कहा, हमारा बेटा समझदार है, वो मम्मी पापा की प्राइवेसी दे रहा है, इसलिए बहुत पहले ही सो गया था। मयूरी ने देखा आरुष सो चुका था। मयूरी उसे उठाना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने मयूरी की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गई हो तो कि तुम किसकी वाइफ हो? पहले अपने हस्बैंड की सेवा करो। आगे से मयूरी ने शर्मा कर मुक्का मार कर कहा, सिद्धार्थ। तभी सिद्धार्थ ने उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, हनी, मेरे लिए एक बेटे को जन्म दो। आगे से मयूरी ने संकोच करके कहा, सिद्धार्थ, अभी नहीं, मेरा रेड वाइन का बिजनेस अभी शुरू हुआ है, मुझे उस पर ध्यान देना है। सिद्धार्थ ने उसे मनाने की कोशिश करके कहा, तो फिर कब? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पसीज गया। उसने प्यार से हामी भरकर कहा, ठीक है। कमरे में प्यार की गर्मी बढ़ गई और सिद्धार्थ ने शरारत से कहा, हनी, एक बार बोल दो, हबी। आगे से मयूरी ने शर्म से लाल होठ उसके सीने से चिप गई और धीरे से बोली, हबी। ऐसे ही प्यार मोहब्बत में समय बीत गया और एक महीना गुजर गया। आज रेड वाइन कॉम्पिटिशन्स के रजिस्ट्रेशन का दिन था। मयूरी, जिसकी लोकप्रियता लड़कर ड्रामा के बाद आसमान छू रही थी, रजिस्ट्रेशन हॉल में पहुंची। वहां के एम्प्लॉयज ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक कर्मचारी ने एक्साइटेड होकर कहा, डायरेक्टर मयूरी, आपका स्वागत है। आप भागीदारी के लिए हमारे इस कॉम्पिटिशन को बहुत फायदा होगा। आगे से मयूरी ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस आपके कॉम्पिटिशन की रेपुटेशन से आकर्षित होकर आई हूँ। तभी हॉल में एक आवाज गूंजी, यंग मिस। मयूरी ने मुड़कर देखा, वहां जानवी खड़ी थी। पिछले कुछ महीनों में जानवी बहुत बदल गई थी। वो ब्लैक ड्रेस में थी और उसका मेकअप डार्क था। वो बड़ी सलीम हो गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात उसकी चाल थी। वो धीरे धीरे एक अजीब सी तरह से चाल चल रही थी। मयूर ने सुना था कि उसका एक पैर अब नहीं रहा था। दोनों पुरानी दुश्मन आमने सामने थी। मयूर ने शिष्टता से कहा,
मिस मारवा, आपसे मिले काफी समय हो गया। आगे से जानवी ने एक फीकी मुस्कान देकर कहा। मिसेज गुलेरिया, आप सही कह रही हैं, बहुत समय हो गया है। फिर उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ देखा और व्यंग करके कहा, अरे मिसेज गुलेरिया हमारे कंपटीशन में भाग ले रही है। मैनेजर आले, शर्तें क्या हैं? उसकी बात सुनते ही मैनेजर सकपका गया। तभी जानवी ने कड़े स्वर में कहा, अगर आपको शर्तें याद नहीं तो आप अपनी नौकरी भूल जाइए। उसकी ये धमकी सुनकर मैनेजर आलोक ने डर कर जल्दी से कहा, शर्तें हैं 10 साल का एक्सपीरियंस और अपना खुद का रेड वाइन ब्रांड। मयूरी के पास दोनों नहीं थे। वो समझ गई कि जानवी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तभी जानवी ने मयूरी की आंखों में देखकर कहा, मिसेज गुलेरिया, आप मानदंडों को पूरा नहीं करती, लेकिन अगर आप मुझसे पिछले 10 दरवाजे से जाने की भीख मांगे तो। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे टोक कर कहा, मैडम, नियम सबके लिए एक है। पक्षपात से कंपनी की बदनामी होगी। उसकी बात सुनकर जानवी ने नकली समझदारी दिखाकर कहा, हाँ, ये बात समझ में आती है। तभी मयूरी ने जानवी के इस नाटक को देखा। वो पहले से ज्यादा चालाक हो गई थी। मयूरी ने अपने बाल सवार कर शांत स्वर में कहा, मिस मारवा, क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? आगे से जानवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर। और उसे अकेले में बात करने के लिए मीटिंग रूम में ले गई। दरवाजा बंद होते ही जानवी का चेहरा बदल गया। उसका प्रोफेशनल मुखौटा उतर गया और नफरत उभर आई। उसने ठंडी हंसी हंसकर कहा, क्या मैं तुम्हें भाग लेने दूंगी? फिर क्या तुम मेरी पीड़ा की भरपाई कर पाओगी? ये कहकर जानवी ने अपना कॉलर खींचा और उसकी छाती पर जलने के भयानक निशान थे। फिर उसने अपनी पैंट ऊपर उठाई और वहां मांस और हड्डियों की जगह एक प्रोस्थेटिक लेग थी। जानवी ने चिल्लाकर कहा, देख रही हो, मैंने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन मैं पहले जैसे नहीं हो सकती। मैं न इंसान हूं न भूत, और ये सब तुम्हारी वजह से है। मेरे पास तुम्हारे सिर्फ 3 शब्द है, ये संभव नहीं है। आगे से मयूर ने बिना किसी दया के देखकर कहा, मिस मारवा, आप इंसान है या भूत, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। उसकी बात सुनकर जानवी की आंखों में पागलपन उतर आया। उसने जोर से हंसकर कहा, मयूरी, क्या तुम ये शब्द कह सकती हो? सिद्धार्थ पहले मेरा था, तुमने उसे मुझसे छीना। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। कमरे में तनाव चरम पर पहुंच गया। जहां एक तरफ जानवी का प्रतिशोध की आग थी, वहीं दूसरी तरफ मयूरी की शांत दृढ़ता। मयूरी की आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द किसी धारदार हथियार से कम नहीं थे। उसने शांत भाव से कहा, क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था? मिस मारवा, क्या मैंने ही तुम्हें अपने प्यार की वजह से, जो अब नफरत में बदल गया, दिशांत को उकसाने के लिए मजबूर किया था? मयूरी को सीधे उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि सिद्धार्थ कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो तुमसे प्यार नहीं करता। मिस मारवा, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी भी जाग जाओ। अपनी काल्पनिक दुनिया में जीना छोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत दयनीय हो? मैं अब सिद्धार्थ की वाइफ हूँ। मैंने उसके बेटे को जन्म दिया। हम तीनों एक साथ रहकर खुश हैं। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर जानवी ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसके हथेली में गड़ गई। उसने अपने सामने खड़ी महिला को देखा। आज मयूरी ने सफेद रेशमी कमीज पहनी थी, जिसके कॉलर पर एक खूबसूरत तितली के आकार का रिबन लगा था। लाल लेस वाली स्कर्ट में वो खिलते हुए फूल की तरह ताजा और एनर्जेटिक लग रही थी। महज 23 वर्ष की उम्र में वो सफलता और खुशियों के शिखर पर थी। ये सब देखकर जानवी के मन में कड़वाहट भर आई। वो कभी मारवा परिवार की लाडली थी, लेकिन आज दिशांत के साथ हुई घटना में उसने कहीं का उसे नहीं छोड़ा। उसके इस शरीर पर प्लास्टिक सर्जरी के निशान थे और वो एक प्रोस्थेटिक लेग के सहारे खड़ी थी। ये सब मयूरी की वजह से था। मयूरी ने उसे सब कुछ छीन लिया जो उसका होना चाहिए था। इसलिए जानवी ने ठंडी आवाज में कहा, मिसेस गुलेरिया, हमें बीते समय की बातों को फिर से उठाने की जरूरत नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे मारवा परिवार की रेड वाइन कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में चैलेंज की चमक आ गई। उसने अपना छोटा बैग उठाया और धीरे से जानवी के पास जाकर कहा, मिस मारवा, लगता है आप मुझे नहीं जानती। मैं मयूरी हूँ। चाहे मैं रेड वाइन कंपटीशन में भाग ले रही हूँ या नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए चलते हैं। जानवी गुस्से से कांप उठी। उसने दांत भींच कर कहा, तुम। लेकिन मयूरी तब तक शान से बाहर निकल चुकी थी। जानवी जानती थी कि वह अभी मयूरी से सीधे नहीं टकरा सकती। उसे धीरे धीरे अपनी चाल चलनी होगी। वो बाहर निकली तो देखा उसके दादाजी काशीनाथ मारवा वाइनरी के कुछ बुजुर्ग मेंबर्स के साथ बात कर रहे थे। जानवी ने खुद को शांत किया और एक आज्ञाकारी पोती का मुखौटा पहनकर उनके पास जाकर कहा,
दादाजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आगे से काशीनाथ ने सरसरी नजर उस पर डालकर कहा। कंपटीशन नजदीक है, मुझे आना ही था। तभी जानवी ने मिठास खोलकर कहा। दादाजी, आप और दादी जी अब आराम करें। मैं आपका बोझ कम करना चाहती हूँ। इस बार कॉम्पिटिशन्स की कमान मुझे संभालने दे। वो चाहते थे कि सत्ता उसके हाथ में आ जाए, लेकिन काशीनाथ ने उसको टाल कर कहा। जानवी, हम इस बारे में फ्यूचर में चर्चा करेंगे। उसकी बात सुनकर जानवी ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसने टॉपिक चेंज करके पूछा। दादाजी, दादी जी कहाँ हैं? काशीनाथ ने उसकी बात का जवाब देकर कहा। उन्हें अंदर घुटन हो रही थी, वो बाहर ताजी हवा ले रही हैं। वहीं बाहर बगीचे में मयूरी फोन पर अपनी दोस्त मधु से बात कर रही थी। मयूरी ने उसे बताकर कहा, हाँ, जानवी ने मुझे कंपटीशन में भाग लेने से रोक दिया है। उसकी बात सुनकर मधु भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, वो कितनी बेशर्म है, सिद्धार्थ को उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। उसका गुस्सा देखकर मयूर ने हंसकर कहा, मधु शांत हो जाओ। दादा मारवा ने सिद्धार्थ को बचपन से पाला है और जानवी उनकी इकलौती वारिस है। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए रुक जाऊंगी क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया? बात करते करते मयूरी की नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो व्हील चेयर पर बैठी थी। बड़ी कमजोर और उदास लग रही थी, हाथों में किसी चीज को कसकर पकड़े हुए। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो किसी चीज से हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। दादी घबराहट में चिल्लाई, रश्मि, रश्मि, लेकिन वो व्हीलचेयर को नहीं हिला पाई। उसको देखते ही मयूरी ने तुरंत फोन काटा और उड़ती हुई चीज के पीछे दौड़ी। भागते समय उसका पैर पत्थर से टकराया। जांग पर चोट लगी और खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुकी। वो चीज उठा ली और एक लाल ताबीज था जिस पर रश्मि नाम कढ़ाई किया हुआ था। उसको उठाने के बाद मयूरी लंगड़ाकर दादी के पास लौटी और उसने ताबीज उन्हें सौंप कर कहा, दादी, ये लीजिए। दादी ने कांपते हाथों से ताबीज लिया और फिर मयूरी को देखा। वो लड़की बिल्कुल उनकी जवानी के दिनों की तरह सुंदर और सौम्य थी। दादी की आंखों में आंसू छलक पड़े। 40 साल के सूखे हुए आंसू आज बह निकले। आगे से मयूरी ने अपना दर्द भुलाकर दादी के आंसू पोंछ कर कहा, दादी रोइए मत। ताबीज सुरक्षित है, इसका मतलब आपकी रश्मि भी सुरक्षित और खुश भी होगी। दादी ने सिसक कर उनको बताकर कहा, रश्मि मेरी बेटी है। 40 साल पहले अमेरिका में खो गई थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पसीज गया। उसने एक इंपॉर्टेंट बात पूछी, दादी, क्या आपने कभी सोचा कि शायद मानव तस्कर उसे वापस इंडिया ले आए हों? उसकी बात सुनकर दादी स्तब्ध रह गई। ये विचार उसके मन में कभी आया ही नहीं था। दादी ने थोड़ी देर बात करने के बाद मयूरी को जाना था, लेकिन तभी दादी ने उसकी चोट देखी और उसे रोकने की कोशिश करके कहा, तुम्हें चोट लगी है, मुझे तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। मयूरी ने मुस्कुराकर इनकार किया और एक कागज पर अपना नंबर लेकर उन्हें देकर कहा, दादी, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। जब भी आपका मन मुझसे मिलने को करे तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। वहीं दूर खड़ी जानवी ये सब देख रही थी। जलन की आग उसके अंदर जल उठी। दादी, जो कभी उसे देखकर मुस्कुराती नहीं थी, इस अजनबी लड़की को देखकर इतनी खुश थी। जानवी ने देखा दादाजी वहां आ गई हैं। वो तुरंत दौड़कर दादी के पास पहुंची, कंबल उनकी टांगों पर डालकर नाटक करने लगी। उसने नाटक करके कहा, दादी, जानवी को आपकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन दादी ने उसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने काशीनाथ से कहा, रश्मि के पिता, इस बच्ची ने रश्मि का ताबीज ढूंढ लिया और उसने मुझे याद दिलाया कि हमें इंडिया में अपनी बेटी को ढूंढना चाहिए। इसलिए आप दिल्ली से शुरुआत कीजिए। दादी की यह बात सुनकर जानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन में सोचा कि अगर उन्होंने असली वारिस को ढूंढ लिया तो। अभी काशीनाथ ने सहमति में जताकर कहा, ठीक है, हम दिल्ली में रश्मि खोज शुरू करेंगे। इस सब के बीच दोपहर हो चुकी थी। दोपहर में मयूरी गुलेरिया किंग के ऑफिस पहुंची। उसको देखते ही चेतन ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन मयूरी ने उसे इशारे से रोक दिया और अधखुले दरवाजे से अंदर झांका। सामने का दृश्य किसी पारिवारिक चरित्र जैसा था। उसमें मयूरी नहीं थी। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा था, काली शर्ट और पैंट में बड़ा आकर्षक लग रहा था। नन्हा आरुष उसके सामने आज्ञाकारी होकर बैठा था। पास ही एक लंबे बालों वाली बड़ी खूबसूरत महिला, जो चांदी के चम्मच से आरुष को खिला रही थी। हालांकि आरुष की आंखों में लिखा था, मुझे सेब पसंद नहीं है, लेकिन पापा की सख्त नजर ने उन्हें बेबस कर दिया। उसने मुंह खोला और सेब खा लिया, लेकिन रस उसके होठों से टपक गया। तभी सिद्धार्थ ने अखबार से नजर उठाई और बेटे का मुंह पोंछने के लिए आगे बढ़ा। उस समय उस खूबसूरत महिला ने टिश्यू लेकर हाथ बढ़ाया। अनजाने में उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गई। मयूर की नजरें उन उंगलियों पर टिक गई। उस महिला की उंगलियां लाल रंग की थी और सिद्धार्थ की तारीफ भरी नजरों से देख रही थी।
वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर सौम्यता थी। मयूरी ने गहरी सांस ली, खुद को सीधा किया और दरवाजा खटखटाकर भीतर एंटर हो गई। वाइफ होने का हक और एक माँ का हक, वो अपना स्थान लेने के लिए तैयार थी। तभी ऑफिस में तनाव के बीच एक नई उपस्थिति ने माहौल बदल दिया। एक खूबसूरत महिला एम्प्लॉय जो शायद अपने प्रेसिडेंट की तारीफ करती थी, अंदर आई। उसने उसे मयूरी और सिद्धार्थ को अकेले देखकर घबराहट और फिर उसने शर्मा कर कहा, मैडम। मयूरी ने एक ठंडी शिष्ट मुस्कान दी, नन्हे आरुष की तरफ मुड़ गई। उसने मुस्कुराकर आरुष से पूछा, नन्हे आरुष, क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आ रही है? पीले कपड़ों में लिपटा आरुष किसी प्यारे पक्षी की तरह अपनी माँ की तरफ लपका। उसने तोतली आवाज में कहा, मम्मा। तभी मयूरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिद्धार्थ और उस महिला के बीच जगह में खुद को आरुष को फिट कर लिया। महिला की शैम्पू की खुशबू मयूरी के नाक में चुभ रही थी। मयूरी ने कटाक्ष करके कहा, क्या तुम्हारी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज इतने खाली हैं? क्या उनके पास ऑफिस के समय में नैनी का काम करने का भी समय है? फिर वो महिला की तरफ मुड़ी और मीठे जहर जैसी आवाज में बोली, आपके प्रेसिडेंट बहुत आकर्षक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके कर्तव्यों में बच्चों की देखभाल भी शामिल है। उसकी बात सुनकर महिला का चेहरा शर्म से लाल हो गया, अपमान स्पष्ट था। उसने हड़बड़ा कर कहा, मैडम, मैं बस फल रखने आई थी। आपका बच्चा बहुत प्यारा है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वहां से भाग निकली। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने मयूरी की कमर पर चुटकी काटी और हंसकर कहा, हनी, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो? मयूरी ने उसे देखे बिना आरुष को ऑरेंज खिलाकर कहा, वो महिला कौन थी? काफी सुंदर है। सिद्धार्थ ने अनजान बनने का नाटक करके कहा, मुझे सच में नहीं पता, कोई रोज फल लाता है, आज कोई और था। तुम ज्यादा सोच रही हो। आगे से मयूरी ने उसे धक्का देकर कहा, तुम दूसरों को नहीं बहकाते, बल्कि दूसरे तुम्हें बहकाते हैं। तभी सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं चेतन से कहूंगा कि उसे नौकरी से निकाल दे। लेकिन मयूरी ने तुरंत रोक कर कहा, नहीं, ये ठीक नहीं, उसने अभी तक कुछ गलत नहीं किया। क्या तुम जलन कर रही हो? सिद्धार्थ ने कहा। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मा कर कहा, सपने देखते रहो। तभी नन्हे आरुष ने एक आड़ू के लिए दौड़ लगाई और लुढ़क कर डेस्क के नीचे चला गया। वो धूल से सने कपड़ों के साथ बाहर निकला। मुंह पर आड़ू का रस लगा था और उसने हंसकर कहा, मम्मी पापा। आगे से मयूरी ने उसे गोद में उठाया और फ्रेंच विंडो के पास ले गई। सिद्धार्थ ने एक सिगरेट जलाई। धुएं के छल्लों के बीच वो किसी फिल्म के हीरो के जैसा लग रहा था। उसने मयूरी से पूछा, आज रेड वाइन कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन कैसा रहा? मयूरी ने खिड़की के बाहर देखकर कहा, जानवी ने मुझे भाग लेने से मना कर दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बस एक शब्द कहो। लेकिन बदले में उसने मयूरी की तरफ शरारती नजर से देखा और कहा, मुझे रिश्वत चाहिए। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, हनी ट्रैप। सिद्धार्थ ने सिगरेट बुझाकर कहा, बिल्कुल। तभी सिद्धार्थ की नजर मयूरी की जांघ पर पड़ी। उसने घबरा कर पूछा, मयूरी, तुम्हें चोट कैसे लगी? आगे से मयूरी ने बहाना बनाकर कहा, वो मैं गिर गई थी। सिद्धार्थ ने तुरंत चेतन को फर्स्ट एड किट लाने को कहा और आरुष को बाहर भेज दिया। अकेले में सिद्धार्थ ने घुटनों के बल बैठकर उसके घाव पर दवा लगाई। उसने गंभीरता से कहा, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा बेटा और हस्बैंड तुम्हारे साथ हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पिघल गया। उसने भावुक होकर कहा, हबी, मैं ठीक हूँ। आगे से सिद्धार्थ ने उसके घाव को चूमा, लेकिन उसके होठ नहीं रुके। वे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, जिससे मयूरी घबरा गई। उसने हड़बड़ा कर कहा, सिद्धार्थ रुको ना, आरुष कभी भी आ सकता है। लेकिन सिद्धार्थ कहाँ मानने वाला था। उसका जुनून और हक मयूरी के विरोध को पिघला रहा था। तभी आरुष और चेतन लंच लेकर आ गए। मयूरी ने मौका पाया और अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर वहां से भाग निकली। वहीं उधर जानवी एयरपोर्ट पर थी, बेबसी से इंतजार कर रही थी। आज वो वर्ल्ड फॉर्म्स सोमेलियर और मारवा कॉरपोरेशन के पार्टनर रॉबिन का स्वागत करने गई थी। यह उसके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका था। तभी उसकी नजर एयरपोर्ट पर एक टीवी स्क्रीन पर पड़ी। वहां लड़कर ड्रामा का दृश्य चल रहा था, जिसमें रेड स्पैरो रेड वाइन दिखाई जा रही थी। जानवी ने बुदबुदा कर कहा, रेड स्पैरो? तभी उसने सुना पास से गुजर रहे लोग बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, सुना है रेड स्पैरो मयूरी का अपना ब्रांड है, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ और 10 लाख ऑर्डर आ चुके हैं। उसके पास चल रहे मोटे आदमी ने मयूरी की तारीफ करके कहा, अरे मयूरी कमाल की है, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और वाइनरी की मालकिन। वो नई ऊंचाइयों को छू रही है।
उसकी बात सुनकर जानवी का खून खोल उठा। मयूरी अपनी वाइनरी खोल रही थी और वो भी रेड वाइन। ये सीधा जानवी के अस्तित्व पर हमला था। रेड वाइन मारवा परिवार की विरासत थी, जानवी का एकमात्र गर्व। मयूरी इसे भी छीनना चाहती थी। जानवी ने अपने असिस्टेंट को घूर कर पूछा, ये सब क्या है? असिस्टेंट ने कांप कर कहा, मैडम, मयूरी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इंटरनेट पर लाखों लोग मांग कर रहे हैं। मयूरी को कंपटीशन में शामिल किया जाए, हम उन्हें रोक नहीं सकते। उसकी बात सुनकर जानवी ने चिल्ला कर कहा, हम नहीं रोक सकते, मैं उसे कभी अपने कंपटीशन में घुसने नहीं दूंगी। मेरे दादाजी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी दादाजी काशीनाथ ने आवाज दी, जानवी, रोबिन आ गया है। जानवी ने तुरंत अपनी मुस्कान वापस ओढ़ ली और मुड़ी। सामने से एक लंबा आकर्षक ब्रिटिश व्यक्ति आ रहा था। उसने नीली आंखें और शाही अंदाज में बड़ा सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वो रोबिन था, इंग्लैंड के रॉयल परिवार का मेंबर और रेड वाइन की दुनिया का बेताज बादशाह। जानवी ने मन ही मन में कसम खाकर कहा कि वो मयूरी को कभी जीतने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मयूरी ने एक गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी थी, लेकिन जानवी उसकी नींव हिलाने को तैयार थी। तभी काशीनाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक पुरानी परिचित मुस्कान थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर रॉबिन, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। इंडिया में आपका स्वागत है। आगे से रॉबिन ने गर्म जोशी से हाथ मिलाकर कहा, मास्टर जी, हमारी मुलाकात को लगभग 1 साल हो गया। मैं आपकी रेड वाइन कॉम्पिटिशन में अवश्य भाग लेना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर काशीनाथ ने रॉबिन के कंधे को थपथपाया और फिर अपनी बगल में खड़ी जानवी की तरफ इशारा करके कहा, रॉबिन, ये मेरी पोती जानवी है। वहीं जानवी की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसकी मां ने कहा था कि एक रसूखदार हस्बैंड की तलाश करनी चाहिए और रॉबिन एक ब्रिटिश रॉयल और वाइनरी की दुनिया का रेपुटेड नाम इसके लिए एकदम उपयुक्त था। उसने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान और हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हेलो मिस्टर रॉबिन, कैसे हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन रॉबिन का रवैया ठंडा था। उसने जानवी की तरफ सरसरी नजर डाली और हल्का सा सिर हिलाया। उसने हाथ नहीं मिलाया। जानवी का हाथ हवा में ही जम गया। अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया। तभी माहौल को हल्का करने के लिए काशीनाथ ने हंसकर कहा, जानवी, बुरा मत मानो, रॉबिन अजनबियों से जल्दी हाथ नहीं मिलाता। आगे से जानवी ने अपनी शर्मिंदगी छिपा कर कहा, ओह कोई बात नहीं मिस्टर रॉबिन, चलिए, गाड़ी इंतजार कर रही है। तभी रॉबिन ने अचानक मुड़कर कहा, एक मिनट रुको, मेरी एक और दोस्त है जिसने अभी तक अपनी पहचान जाहिर नहीं की। दोस्त? जानवी ने मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। मयूरी वहां खड़ी थी। आज मयूरी ने चेरी ब्लॉसम के फूलों जैसी गुलाबी स्कर्ट पहनी थी और उसके घुटनों के ऊपर थी सफेद क्रिस्टल वाची। ऊंची एड़ी के जूतों में उसका कद और भी निखर रहा था। आड़ू के फूल जैसी ताजगी चेहरे पर बड़े धूप के चश्मे के साथ वो कॉन्फिडेंस की प्रतिमूर्ति लग रही थी। उसकी असिस्टेंट मधु सामान लिए पीछे चल रही थी। तभी रॉबिन ने उत्साह से हाथ हिलाकर कहा, मयूरी। ये सब देखकर जानवी ने अपनी हथेलियों से नाखून गड़ा लिए। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि रोबिन, जो उससे बात करने को तैयार रही था, मयूरी को देखकर इतना खुश क्यों था। वहीं काशीनाथ की आंखों में चमक उठी। उन्हें वो बरसात की रात याद आ गई जब उनकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। उन्होंने एक्साइटेड होकर रोबिन से पूछा, रोबिन, ये तुम्हारी दोस्त है? आगे से रोबिन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, प्लेन में हमारी दोस्ती हुई। इसका नाम मयूरी है और इसकी बनाई रेड वाइन का स्वाद बहुत ही बढ़िया है। तभी मयूरी ने अपना चश्मा हटाया और प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर कहा, हाय रोबिन। फिर उसकी नजर काशीनाथ पर पड़ी। वो ठिठक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे, दरवाजे पर पहरा देने वाले दादाजी, आप यहाँ? आप तो पहले से भी ज्यादा जवान लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर काशीनाथ खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने हंसकर कहा, ये बच्ची, तुम्हारी जुबान उतनी भी मीठी है। जानवी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मयूरी उसके दादाजी को जानती थी और ये दरवाजे पर पहरा देने वाला क्या था। उसने जल्दी से बीच में टोक कर कहा, मिसेज मारवा, आप क्या कह रही हैं? मेरे दादाजी काशीनाथ हैं, वर्ल्ड फेमस वाइनरी के बादशाह। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा फक पड़ गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, दादाजी आप? उसे लगा कि वो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है। शर्मिंदा होकर उसने सिर झुकाकर कहा, एल्डर मास्टर मारवा, मुझे माफ करे, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आगे से काशीनाथ ने हंसकर कहा, अरे, मुझे तो दादाजी सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। अब एल्डर मास्टर कहकर मुझे पराया मत करो। अपने दादाजी की यह बात सुनकर जानवी की जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उसने मन ही मन में सोचा, ये बूढ़ा आदमी अपनी सगी पोती को तो भाव नहीं देता, लेकिन इस मयूरी पर जान छिड़कता है।
तभी मयूरी ने चालाकी से स्थिति को संभाल कर कहा, नहीं मास्टर, अब जब मुझे आपकी हैसियत पता चल गई तो मैं अनुचित लाभ नहीं उठा सकती। लोग सोचेंगे कि मैं आपके नाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी बीच रॉबिन ने मौका देकर कहा, मयूरी सही कह रही है, वो यहाँ कंपटीशन में भाग लेने आई है। उसकी बात सुनकर काशीनाथ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, कंपटीशन? क्या तुमने रजिस्ट्रेशन करा लिया? ये सब देखकर जानवी का दिल धक से रह गया। उसको डर था कि अब मयूरी सच बोल देगी तो। तभी मयूरी ने मासूमियत से झूठ बोलकर कहा, मास्टर, मैं विदेश में थी इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई। क्या आप मुझे परमिशन देंगे? तभी जानवी मना करना चाहती थी, लेकिन तुरंत रॉबिन ने कहा, मास्टर मारवा, मैं अपनी रेपुटेशन की कसम खाकर मयूरी की गारंटी लेता हूँ, उसकी वाइन आपको निराश नहीं करेगी। आगे से काशीनाथ ने बिना झिझक के सहमति दिलाकर कहा, रॉबिन की गारंटी काफी है, मयूरी कंपटीशन तुम्हारा स्वागत करता है। जानवी ये सब देखती रह गई। मयूरी ने उसे पूरी तरह से मात दे दी थी। जाते जाते मयूरी ने जानवी की तरफ एक विक्ट्री इशारा किया, जिससे जानवी का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद गाड़ी में बैठते ही काशीनाथ का व्यवहार बदल गया। उन्होंने जानवी की गोद में कुछ डॉक्यूमेंट्स फेंक कर कहा, जानवी, खुद देख लो, मयूरी का ब्रांड रेड स्पैरो ऑनलाइन धूम मचा रहा है। तुमने उसे कंपटीशन से रोकने की कोशिश क्यों की? उसकी बात सुनकर जानवी समझ गई, दादाजी को सब पता है। उसने तुरंत मगरमच्छ के आंसू बहा कर शुरू बोली, दादाजी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन आप मेरा दर्द नहीं समझते। मयूरी को देखकर मुझे घुटन होती है। उसको ऐसे रोता देखकर काशीनाथ का दिल पसीज गया। उन्होंने जानवी को समझाकर कहा, जानवी, सिद्धार्थ तुमसे प्यार नहीं करता, इसे एक्सेप्ट कर लो, मयूरी एक अच्छी लड़की है। फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाकर कहा, ठीक है, मयूरी कंपटीशन में रहेगी, लेकिन इस बार कंपटीशन का पूरा आयोजन मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जानवी ने तुरंत आंसू सूख लिए। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, सच में दादाजी? आगे से काशीनाथ ने खिड़की के बाहर देखकर कहा, हाँ। उन्हें लगा कि शायद जिम्मेदारी देने से जानवी सुधर जाएगी। हाँ पाते ही जानवी ने मन ही मन में कसम खाई, अब कमान उसके हाथ में थी, वो मयूरी को जीतने नहीं देगी। उसने गाड़ी से उतरने के तुरंत बाद अपने आदमी को फोन करके कहा, सुनो, पता लगाओ मयूरी क्या कर रही है और उस नंबर को ब्लॉक कर दो जो उसने दादी को दिया था। वो बुढ़िया कभी मयूरी से बात नहीं कर पाएगी। वहीं उधर कंपटीशन में जगह पक्की करने के बाद मयूरी ने अपनी दोस्त सुरभि दीदी को फोन किया। जैसे ही सुरभि ने फोन उठाया, मयूरी ने उससे पूछा, दीदी, आज रात ड्रिंक पर चलें? वहीं सुरभि हॉस्पिटल में थी। उसने हिचकिचा कर कहा, मयूरी, आज मेरी एक डेट है। मयूरी ने शर्मा कर कहा, ओ नीतीश भाई के साथ, ठीक है, मजे कीजिए। उसकी बात सुनकर सुरभि ने फोन रखा और शीशे में खुद को देखा। उसने अपना लैब कोट उतार दिया और हरे रंग का एक खूबसूरत ड्रेस पहना। वो आज डॉक्टर नहीं, एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड लग रही थी। तभी उसको नितेश का फोन आया। जैसे उसने कॉल अटेंड किया, उधर से नितेश ने कहा, मैं नीचे पहुंच गया हूँ। सुरभि खुश होकर बाहर निकली। गलियारे में डॉक्टर और नर्सें उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। वो इतनी आकर्षक लग रही थी, कोई भी उस पर नजर नहीं हटा पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो ट्रीटमेंट बिल्डिंग से गुजरी, उसने शोरगुल सुना। एक पेशेंट के परिजन बाहर बहस कर रहे थे। स्थिति तनावपूर्ण थी। तभी अचानक एक पेशेंट जो झगड़े के बीच में था, सांस लेने के लिए तड़पने लगा और गिरने लगा। सुरभि तुरंत दौड़ी और उसे सहारा देकर पूछा, अंकल, क्या आप ठीक हैं? पेशेंट के बेटे ने देखा और आपा खो बैठा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे पापा को अभी कुछ नहीं हुआ था, तुमने उन्हें क्या किया है? ये कहकर वो गुस्से में अपने पास खड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और तुरंत सुरभि के सिर पर वार कर दिया। सुरभि ने अपनी आंखें बंद कर ली दर्द के इंतजार में, लेकिन दर्द नहीं आया। एक शांत लेकिन दमदार आवाज गूंजी, हॉस्पिटल में गुंडागर्दी। आवाज सुनते ही सुरभि ने आंखें खोली। उसके सामने नितेश खड़ा था। उसने अपने एक हाथ से उस छड़ी को हवा में रोक लिया था। गहरे नीले रंग की शर्ट में वो किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक डरावनी शांति थी। उसने झटके में छड़ी वाले आदमी को पीछे धकेल दिया। इसके बाद नितेश ने झुककर सुरभि के सिर को कोमलता से छूकर कहा, तुम ठीक हो? सुरभि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम सही समय पर आ गई। उसकी बात सुनकर नितेश ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत जमीन पर लेटे पेशेंट्स की तरफ मुड़कर देखा, इसे सीधा लेटाओ। तभी पेशेंट के बेटे ने फिर से चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मेरे बाप को हाथ मत लगाओ। लेकिन नितेश ने उसकी बात को इग्नोर किया। उसने मरीज की नब्ज टटोली और उसकी पुतलियां देखी और बिना किसी मशीन के सिर्फ इंस्पेक्शन से बुदबुदा कर कहा,
मेल 62 वर्ष, हार्ट डिजीज, 1 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी, दाहिनी ओर की धमनियों में रुकावट है। उसकी बात सुनकर पेशेंट का बेटा सन्न रह गया। वो सोच में पड़ गया कि ये आदमी इसने बिना फाइल देखे बस छूकर उसे कैसे बता दिया। जिस बीमारी का पता लगाने के लिए दूसरे डॉक्टर कल आने के लिए कह रहे थे, इस अजनबी ने एक पल में उसको डायग्नोसिस कर दिया। ये सब देखकर गलियारे में सन्नाटा छा गया। नितेश की काबिलियत ने सबके मुंह बंद कर दिए। वहीं सुरभि उसे गर्व और प्रेम भरी नजरों से देखने रही। उसका हीरो आ गया था। अब हॉस्पिटल के उस गलियारे में तनाव चरम पर था। पेशेंट का चेहरा लाल पड़ चुका था और वो सांस लेने के लिए तड़प रहा था। तभी नितेश अपने दाहिने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हड़बड़ी का नामो निशान तक नहीं था। उसने अपने बड़े सुडौल और आकर्षक हाथों को पेशेंट की छाती पर रखा और घड़ी की दिशा में घुमाकर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक की तरह मधुर और लयबद्ध थी। उसने कड़क आवाज में कहा, पेशेंट की बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा। एजिथ्रोमाइसिन का 4th इंजेक्शन और बिस्तर तैयार करो। एक नर्स ने तुरंत उत्साह से ऑर्डर का पालन करके कहा, जी डॉक्टर। नितेश की एकाग्रता और एनर्जी ने वहां मौजूद हर शख्स को रोमांचित कर दिया। कुछ ही पलों में चमत्कार हुआ। भीड़ में चिल्लाकर बोला, वो ठीक है, पेशेंट अब सांस ले रहा है। वहीं पेशेंट का चेहरा नॉर्मल हो गया। नितेश ने अपने हाथों पीछे खींच लिया और तभी पेशेंट का बेटा दौड़कर आया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, चमत्कारी डॉक्टर, मेरे पापा की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से नितेश ने शांत भाव से कहा, उन्होंने दवाइयां ठीक ली है, लेकिन शायद चीनी का सेवन बढ़ गया है। आज रात इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रखिए। कल सुबह ब्लड शुगर लेवल चेक करवाकर घर ले जाइएगा। उसकी स्किल्स देखकर भीड़ और पेशेंट्स के परिजन स्तब्ध थे। बिना किसी मशीन के सिर्फ नब्ज और लक्षणों से इतना सटीक निदान। वहीं वो पहले वाला डॉक्टर जिसने गलत इलाज किया था, शर्म से गड़ा जा रहा था। लेकिन नितेश ने उसकी और देखा तक नहीं और सुरभि का हाथ थामकर आगे बढ़ गया। वहीं सुरभि का दिल उस दुबले पतले लंबे आदमी के लिए पिघल रहा था। वो उसके पीछे चल रही थी, उसकी हथेली की गर्माहट महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर नितेश के दाहिने हाथ पर पड़ी। वहां खून का धब्बा था। उसने घबरा कर उसका वो चोटिल हाथ थाम कर कहा, नितेश, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? नितेश की हथेली के बीचों बीच लकड़ी की छठी से चोट लग गई थी। लेकिन नितेश ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं। उसकी लापरवाही देखकर सुरभि ने डांट कर कहा, किसने कहा कोई बात नहीं? ये कहकर उस सुरभि ने खींचकर अपने कैबिन में ले गई। सुरभि ने उसे कुर्सी पर बैठाया और रुई से उसके घाव साफ करने लगी। उसने दर्द ना हो इसलिए उसने धीरे फूंक मार कर पूछा, क्या दर्द हो रहा है? आगे से नितेश ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं। उसे दर्द नहीं बल्कि सुरभि का ये प्यार भरा स्पर्श सुकून दे रहा था। उसने सुरभि के गाल को छुआ और कहा, अगली बार ऐसी स्थिति में पुलिस को बुलाना। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें चोट लग जाती। उसकी बात समझते ही सुरभि ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे समझ आ गया। इसी बीच अचानक नितेश ने झुककर उसके होठों को चूम लिया, जिससे सुरभि सिहर उठी। तभी नितेश की भारी और कामुक आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या तुमने मुझे याद किया? आगे से सुरभि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कांप कर सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसकी हाँ पाते ही नितेश खुश हो गया। वो उसे और करीब खींचना चाहता था, लेकिन सुरभि ने उसे रोककर कहा, अरे ठीक से बैठो, पट्टी बांधने दो। पट्टी बांधते समय वो बड़े करीब थे। नितेश की नजर सुरभि के कोट के खुले कॉलर से अंदर गई। आज उसने हरे रंग की बड़ी खूबसूरत थोड़ी रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी। नितेश की आंखों में चमक आ गई। उसने शरारती मुस्कान के साथ सुरभि से पूछा, आज तुमने क्या पहना है? सुरभि पीछे हटना चाहती थी, लेकिन नितेश ने उसे हिलने नहीं दिया। वो शर्मिंदा थी। उसने ड्रेस उसी के लिए पहनी थी, लेकिन आज उसी के लिए सबसे अजीब लग रहा था। सुरभि ने उसे छूने की कोशिश करके कहा, नितेश छोड़ो। सुरभि की चीख निकल गई जब नितेश का हाथ उसके कोट के अंदर चला गया। आगे से नितेश ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज में अधिकार था। उसने हक जताकर कहा, मुझे बस इतना पता है कि तुम पहली बार इस तरह सजी हो। क्यों? क्या यह मेरे लिए इनाम है? उसकी बात सुनकर सुरभि ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें कौन इनाम देना चाहता है? लड़की अपना बॉयफ्रेंड के लिए सस्ती है। तभी बोलते बोलते अचानक वो रुक गई। उसने गलती से बॉयफ्रेंड कह दिया। वहीं उसकी बात सुनकर नितेश की आंखों में विनिंग चमक आ गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद उसने सुरभि को जवाब देने का मौका नहीं दिया और उसे चूमने लगा। वहीं सुरभि का विरोध पिघल गया। वो उसकी बाहों में कमजोर पड़ गई। नितेश का जुनून बढ़ता जा रहा था। उसने सुरभि को उठाकर डेस्क पर बिठा दिया और जिससे फाइलें जमीन पर गिर गई। जिसे सुरभि ने जोर से हंसकर कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो?
आगे से नितेश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, एक भारी आवाज आई। सुरभि। ये शुभम था। उसकी आवाज सुनते ही माहौल अंदर बदल गया। नितेश और सुरभि जो एक दूसरे में खोए थे ठिठक गए। नितेश का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों में फिर से ठंडक आ गई। सुरभि ने उसे रोका। उसकी आंखों में रिक्वेस्ट थी कि प्लीज कुछ मत कहना। सुरभि ने भारी मन से दरवाजा खोले बिना ही कहा, शुभम, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती, तुम जाओ। शुभम की सौम्य आवाज आई, ठीक है, अपना ख्याल रखना। इसके बाद शुभम के कदमों की आवाज दूर होती गई। तभी अंदर नितेश ने सुरभि को छोड़ दिया। उसकी चुप्पी डरावनी थी और देखकर सुरभि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नितेश, क्या तुम नाराज हो? आगे से नितेश ने उसकी ठंडी निगाहों से देखकर कहा, क्या तुमने अभी तक उससे सब कुछ सुलझाया नहीं है? ये कहते हुए बिना कोई जवाब सुने खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले गया। तभी सुरभि ने उससे पूछा, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? वो घबराई हुई थी। आगे से नितेश ने व्यंग करके कहा, होटल, मेरा घर या तुम्हारा घर, मेरे अंदर आग लगी है, उसे शांत करना है। उसकी ये बात सुनकर सुरभि का चेहरा पीला पड़ गया। वो उसे गलत समझ रहा था। वे कंडोनियम की लिफ्ट में थे। नितेश चुपचाप खड़ा था, जेब में हाथ डाले। सुरभि एक कोने में सिमटी थी। वो सोच रही थी कि वो इतना रूखा और व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे नहीं पता था कि नितेश जलन कर रहा है, उन 6 सालों की जलन जो सुरभि से शुभम के साथ बिताए थे। तभी लिफ्ट बढ़ी। एक मोटा आदमी सुरभि से टकराने ही वाला था कि नितेश ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। सुरभि ने राहत की सांस ली, अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और उसकी दुनिया में थी। भीड़ छंटने के बाद लिफ्ट में वो अकेले थे। तभी नितेश ने अचानक सुरभि के कोट के बटन खोलने शुरू कर दिए। सुरभि ने घबरा कर कहा, नितेश। लेकिन आगे से नितेश ने सुरभि को दीवार से सटा दिया और पागलों की तरह उसे चूमने लगा। उसने कड़क स्वर में कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ सुरभि। आगे से सुरभि ने समर्पण कर दिया। उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और लिफ्ट के नंबर बदले। लेकिन उनकी दुनिया वहीं रुक गई। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए लड़खड़ाकर बाहर निकले। वे अभी एक दूसरे को चूम रहे थे, तभी सुरभि चाबी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने का दरवाजा खुला। एक छोटा बच्चा वहां खड़ा था। उसने अपनी आंखें ढक ली, चिल्लाकर कहा, ओ दादी, मेरी आंखों में फूंसी हो जाएगी। उसकी आवाज सुनते ही दादी दौड़कर बाहर आई और इस कपल को देखकर शर्म से लाल हो गई। हे राम, आजकल के बच्चे कितने बेशर्म हो गए हैं। उस दादी की बात सुनकर सुरभि शर्म के मारे नितेश के सीने में गड़ गई। उन्होंने जल्दी से अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर गिरते गिरते दाखिल हुए। अंधेरे में नितेश ने हंसकर कहा, तुम्हारे पड़ोसी इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तुम अब भी वैसी हो जिसे पड़ोसियों से व्यवहार करना नहीं आता? उसे छेड़ रहा था, ऑक्सफोर्ड के उस विदेशी को याद करते हुए, जिसके पास डिग्रियां तो थी लेकिन प्यार और दुनियादारी की समझ कम थी। लेकिन अब नितेश उसे सब सिखाने के लिए वापस आ गया था। दरवाजा बंद करते ही सुरभि ने राहत की सांस ली। लेकिन नितेश का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो उसे गोद में उठाए हुए था और सुरभि ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। सुरभि ने अपनी सफाई देकर कहा, वो दादी मुझे और अपने पोते को ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी। मैंने मना कर दिया था। अब जब उन्होंने देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो जाहिर है वो ना खुश होंगी। उसकी आवाज में एक मीठी झिझक थी। उसकी बात सुनकर नितेश स्तब्ध रह गया। जलन की एक तेज लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने सुरभि का जबरन जकड़ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने सुरभि की आंखों में देखकर पूछा, ये कब हुआ? मुझे क्यों नहीं पता चला? पृथ्वी पर इतने लोग हैं, वो पड़ोसी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। ये कहते हुए उसने सुरभि की गर्दन पर हल्का सा काट कर चेतावनी देकर कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी पीठ के पीछे दूसरे मर्दों को बहला रही हो तो अंजाम बुरा होगा। आगे से सुरभि ने दर्द और शर्म से सिहर कर कहा, वो बस कुछ बार मिले थे। उसकी बात सुनकर नितेश ने हंसकर कहा, और कुछ ही बार में तुम में इंटरेस्ट लेने लगा। लगता है मुझे तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं देना चाहिए। लेकिन उसकी इस हंसी में शरारत और अधिकार दोनों थे। इसके बाद उसने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला, सुरभि को बिस्तर पर लेटा दिया। उसने सुरभि के कान में फुसफुसा कर कहा, सुरभि, दवाई लेना बंद करो। अब मैं जल्दी से एक क्यूट बच्चे का पापा बनना चाहता हूँ। आगे से सुरभि कुछ कहना पाती इससे पहले कि उसे अपनी बाहों में समेट चुका था। इसके बाद नितेश ने उसे नहलाया। वही नितेश उसे निहारता रहा। उसके मन में उसके लिए अगाध प्रेम था। वह उठा और उसे कमरे में साफ किया, चादरें बदली और वो किचन में चला गया। वो सुरभि के लिए खाना बनाना चाहता था। वो साबित करना चाहता था कि वो शुभम नहीं बल्कि उसका असली रक्षक और असली लवर है। सब्जियां काटते हुए उसने एक आदमी को फोन करते कहा, सामने वाले उस परिवार से कहो कि जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दें।
मैं उन्हें दोबारा इस बिल्डिंग में नहीं देखना चाहता। इसके आधे घंटे बाद खाना तैयार था। नितेश बेडरूम में लौटा और सोते हुई सुरभि को निहारने लगा। उसका चेहरा मासूम और कोमल था। वो खुद को नहीं रोक पाया और उसे चूमने लगा। उसके मुंह से नाम सुनकर नितेश का दिल पिघल गया। वो उसे जगाने ही वाला था, सुरभि का फोन बज गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो डॉक्टर सुरभि, मैं आपके इस्तीफे के लिए पुष्टि करने के लिए फोन कर रहा हूँ। आपने लिखा है कि आप जल्द से जल्द दिल्ली छोड़कर अमेरिका वापस लौटना चाहती है। उसकी बात सुनकर नितेश की दुनिया वहीं रुक गई। उसकी आंखों की कोमलता पल भर में जैसे ठंडी नफरत में बदल गई। अब क्या करेगा नितेश? क्या उसको अमेरिका के लिए जाने के लिए अकेला छोड़ देगा? क्या शुरभि उसे अकेला छोड़कर अमेरिका चली जाएगी? जानने के लिए जुड़े रही अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।